वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोड्स टू साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोय। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोय। फोय यानी एनिमी यानी दुश्मन। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते, जिसको देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की हेल्प इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए होती है। क्लियर? You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which are normally cannot see. आपने बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे अपने आसपास। कुछ बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे आपने, कुछ बिल्कुल टाल लंबे पेड़ देखे होंगे, कुछ बिल्कुल छोटे छोटे पेड़ पौधे देखे होंगे। बहुत सारे पेड़ पौधे आपने देखे होंगे, बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे आपने अपने आसपास। However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. इसके अलावा हमारे आसपास कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम नॉर्मली नहीं देख सकते। यानी वो साइज़ में इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम नॉर्मली उसको अपने आंखों से नहीं देख सकते। तो उसे कैसे देखेंगे? उसे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है उसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेस। आपने अक्सर देखा होगा बरसात में जब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो ऐसे टाइम में आपने देखा होगा, यानी रेनी सीजन में, कि ब्रेड जो है आपका ब्रेड, उसके ऊपर कुछ ग्रेइश कलर के, ग्रे ब्राउन या थोड़ा सा वाइट, इस कलर के जो कुछ पैचेस आपको दिखाई देने लगते हैं। अगर आपने ब्रेड को ऐसे ही छोड़ दिया और उसे अगर ढका नहीं, उसको आपने प्रिजर्व नहीं किया, तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर कुछ इस तरह के ग्रेइश कलर के, वाइट या हल्के ब्राउन टाइप के, ये आपके बिल्कुल स्पॉट्स यानी धब्बे दिखाई देने लगेंगे। ठीक है? ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब इन पैचेस को आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने की कोशिश कीजिए। एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लीजिए और उससे एक बार आप इसे देखिए। यू विल सी टैनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। आप देखेंगे बिल्कुल छोटे छोटे बिल्कुल आपको स्ट्रक्चर्स दिखाएंगे, बने बने हुए, बिल्कुल जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको। इस तरह के आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जब आप इनको मैग्नीफाइंग ग्लास से या फिर माइक्रोस्कोप से देखेंगे, जब आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो ये है क्या? दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं दिखाई देते हैं। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दिस कम्स फ्रॉम? क्या आप जानते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये स्ट्रक्चर क्या है, यानी जो बनावट आपको दिखाई दे रही है मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो ये है क्या और ये आते कहाँ से? देखिए, ये जो है अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही दिखाई दे सकते हैं। डायरेक्टली अगर हम ये देखना चाहें तो कभी नहीं देख सकते हैं। ये देखिए फंगी है जो अभी जस्ट आपने देखा, ब्रेड के ऊपर ग्रेस पैचेस जो है, ग्रेस पैचेस जो बन जाते हैं मॉइस्चर जब होता है एटमॉस्फेयर में या रेनी सीजन में, जब हम ब्रेड को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर ग्रे कलर के जो है धब्बे पड़ जाते हैं बहुत सारे। तो वो यही चीज़ होते हैं, ये फंगी। ठीक है? और ये बैक्टीरिया है, वायरस है, एल्गी है, प्रोटिस्ट है, ये सारे क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटी 2.1। अब देखिए एक्टिविटी 2.1, इसमें देखिए हमें क्या करना है। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। आपको कुछ गीली मिट्टी कलेक्ट करना है कहीं से और उसको बीकर में रख लेना है। बीकर एक शीशे का ग्लास होता है जिसमें आप पानी पीते हैं ना, जैसे गिलास होता है वैसे ही छोटा सा होता है बीकर, लैब में आपने देखा होगा। अब उसमें वो मॉइस्ट सॉइल यानी गीली मिट्टी डाल दीजिए और उसमें कुछ वाटर ऐड कर लीजिए
After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. सॉयल के जो पार्टिकल्स हैं जब वो बिल्कुल बैठ जाए बीकर के बॉटम में, फिर आपको क्या करना है, ऊपर से कुछ ड्रॉप या एक ड्रॉप ही जो है वाटर लेना है और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है, यानी उस 1 ड्रॉप वाटर को माइक्रोस्कोप से देखना है आपको। जब आप उसको देखेंगे तो फिर व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा? आप देखेंगे कि उसमें बिल्कुल छोटे छोटे कुछ चलते हुए से नज़र आएंगे, वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। एक्टिविटी 2.1 देखें। टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। आपको पॉन्ड से यानी तालाब से कुछ ड्रॉप वाटर लेना है और उसको ग्लास की बनी स्लाइड होती है रेक्टेंगुलर टाइप का, उसके ऊपर कुछ ड्रॉप डाल देना है और माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व करना है। जब आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे उसको, तब आप देखेंगे कि उसमें बिल्कुल छोटे छोटे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मूव करते हुए आपको नज़र आएंगे। ये देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन सॉयल, मिट्टी में सॉयल में पाए जाने वाले ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो आपको डायरेक्टली आंखों से नहीं दिख सकते, ये आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड, पॉन्ड में यानी तालाब के पानी में पाए जाने वाले कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? अच्छा, क्या आपने ये देखा कि उसमें कुछ टाइनी ऑर्गेनिजम्स यानी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं? These observations show that water and soil are full of tiny organisms. अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन आपको ये शो करता है, इससे ये पता चलता है कि सॉइल में और वाटर में कुछ tiny organisms होते हैं, दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, जिसमें सभी जो है माइक्रोब्स नहीं होते हैं, सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं बच्चों जिनको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उसको आप डायरेक्ट अनएडेड आई से नहीं देख सकते हैं, यानी खुली आंखों से आप नहीं देख सकते हैं, बल्कि उन्हें माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको आप लेंस से, मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं। तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखाई देने वाले टाइनी ऑर्गेनिजम्स और आंखों से दिखाई देने वाले बहुत छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिजम्स, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं कहलाते, यानी माइक्रोब्स नहीं कहा जा सकता उन्हें आप टाइनी ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। ठीक है। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. अच्छा, ये जो सॉयल में और पॉन्ड वाटर में जो आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखा माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तो वो साइज़ में बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जो आप डायरेक्ट अनएडेड आई से नहीं देख सकते हैं, यानी नेक्ड आई से बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए। ठीक है। Some of these, such as the fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass. अच्छा, इन्हीं में से जो है कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टाइनी ऑर्गेनिजम्स, जो ब्रेड पर ग्रो होते हैं। ठीक है, ब्रेड पर पाए जाते हैं। जैसे ब्रेड आपने रख दिया और रेनी सीजन में आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर बिल्कुल ग्रेइश कलर का जो पैचेस पड़ जाते हैं, तो वो उन्हें हम बोलते हैं फंगस। ठीक है, तो उन्हें आप मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि उसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं। ठीक है, उसे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे अक्सर आपने देखा होगा नाली जो बहती है हमारे घरों के पास, उस वाटर में भी अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे उसमें आपको ऑर्गेनिज्म से रेंगते हुए, चलते हुए, मूवमेंट करते हुए आपको मिलेंगे। तो वो टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं कह सकते। ठीक है। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, और कुछ जो है बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देखे जा सकते। तो जो माइक्रोस्कोप की ही हेल्प से देखे जा सकते हैं, आप उनको मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं देख सकते। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें आप मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं देख सकते, उन्हें आप सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, जैसे ब्रेड में जो फंगस पाया जाता है। ठीक है, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। यही वजह है कि इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि ये सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं और ऐसे आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी माइक्रोब्स को 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, ये तो 4 जो है मेजर ग्रुप हैं। ऐसे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत हैं, लेकिन ये यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका, ये 4 मेजर ग्रुप्स हैं। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। तो ये ग्रुप जो है आपके बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ एंड कुछ एल्गी है। तो ये जो आपके हैं 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 टू 2.4। तो इसमें से कुछ ऐसे कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फिगर 2.1 से 2.4 में दिखाया गया है। अब देखिए फिगर 2.1 में बैक्टीरिया। बच्चों, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया भी अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। स्पाइरल शेप्ड है, रॉड शेप्ड है, स्फीयर शेप्ड बैक्टीरिया है। ये 2.1 में देखें, ये है बैक्टीरिया जिसे माइक्रोस्कोप से लिया गया ये इमेज है, ठीक है। इसे माइक्रोस्कोप से लिया गया है। ये माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ये बैक्टीरिया और ये आपका एल्गी जो आपका पॉन्ड वगैरह में या फिर ऐसे रिवर में जिसमें वाटर फ्लो बहुत ही कम होता है, स्लो वाटर फ्लो होता है, उसमें ये पाए जाते हैं फंगी, जिसको शैवाल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ भी बहुत सी तरह के पाए जाते हैं, जैसे आपका अमीबा है, पैरामीशियम है। आपने क्लास 7th में अमीबा के बारे में पढ़ा है, तो ये प्रोटोजोआ है, ठीक है। ये प्रोटोजोआ ग्रुप में आता है। और नेक्स्ट आपका है फंगी। जो ये देखिए फंगी, ये आपके ब्रेड पर जो ग्रेस पैचेस होते हैं जो बरसात में अक्सर ब्रेड पे लग जाते हैं, ये वही चीज़ है, ब्रेड मोल्ड इसको बोलते हैं। तो ये फंगी कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये इतने तरह के जो फंगी है। तो आपने देखा बच्चों कि 4 मेजर ग्रुप हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। वायरस। Viruses are also microscopic but are different from other microorganisms. वायरस भी जो होते हैं ये भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स ही है, लेकिन ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स जैसे आपका बैक्टीरिया है और प्रोटोजोआ है, अमीबा वगैरह, एल्गी है, इन सब से ये डिफरेंट होता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर और इसकी साइज़, टेक्सचर ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपने अभी पढ़े हैं, प्रोटोजोआ, अमीबा, आपके एल्गी है, फंगस है, उन सब में सबसे जो छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है वायरस। दे हाउ रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। ये वायरस जो है ये होस्ट ऑर्गेनिजम्स में ही रिप्रोड्यूस करते हैं, खुद को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, यानी वहाँ वो पनपते हैं। होस्ट ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन है, एनिमल है, प्लांट है, विच दे में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। तो ये वायरस जो है ये अगर होस्ट ऑर्गेनिज्म से कांटेक्ट में ना आए तो ये 72 आवर में ये खुद जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, डेड हो जाता है, यानी मर जाता है। जैसे ही ये किसी होस्ट ऑर्गेनिजम्स यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से कांटेक्ट में आता है, जिसमें प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ह्यूमन हो गए, इनके कांटेक्ट में ये जैसे ही आता है तो ये उनके बॉडी की सेल में इंटर कर जाता है। और जैसे ही सेल में इंटर करता है तो वहाँ ये खुद को मल्टीप्लाई करता रहता है, ठीक है, जहाँ पे ये ग्रो करता है, ठीक। तो ये इसकी सबसे डिफरेंट प्रॉपर्टी है दूसरे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। फिगर 2.5 में देखें आप, ये वायरस है। ये वायरस कुछ बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट है दूसरे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स से। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। देखिए आमतौर से जो बीमारी होती है जैसे कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा, सर्दी लग गई, सर्दी ज़ुकाम और खांसी वगैरह, ये वायरस की ही वजह से होता है, ठीक है। सीरियस डिजीज़ लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। कुछ सीरियस डिजीज़ है जैसे पोलियो है, चिकन पॉक्स है, ये भी जो है वायरस की ही वजह से होता है। डिजीज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस और बैक्टीरियल डिजीजेस जैसे डिसेंट्री यानी जिसको दस्त बोलते हैं, डिसेंट्री एंड मलेरिया भी जो है ये
प्रोटोजोआ नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी वजह से होता है। और टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस यानी इसको टीबी बोलते हैं, ये आपका बैक्टीरियल डिजीज है, यानी बैक्टीरिया के एक्शन से होता है। तो यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6 एंड 7। तो आपने क्लास 6 और 7 में भी कुछ वायरस के बारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि वायरस जो है दूसरों माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से कितना डिफरेंट होता है। और वायरस को ज़िंदा रहने के लिए एक होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए, एक होस्ट ऑर्गेनिज्म यानी कि एक लाइव बॉडी चाहिए, चाहे वो प्लांट का हो, एनिमल का हो या फिर ह्यूमन का हो। तो ये उनके सेल में जा कर के अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, यानी वो बढ़ता रहता है, ग्रो करता रहता है। अगर इसको कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म ना मिले, कोई इसको होस्ट बॉडी ना मिले, और यानी कोई सेल, लाइव सेल ना मिले, तो ये 72 आवर में डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी डेड हो जाता है। 2.2 वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गे एंड फंगी। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी है और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। सेल क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये आपका सिंगल सेल्ड भी होता है, जैसे बैक्टीरिया, एल्गे, प्रोटोजोआ। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे आपका एल्गी हो गए, बहुत से एल्गी भी होते हैं और फंगी भी होती हैं। तो इसमें हमने देखा कि एल्गी जो होते हैं ये सिंगल सेल्ड भी हैं और मल्टी सेलुलर भी हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स। अच्छा, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर तरह के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। जैसे बहुत आइस कोल्ड वाला इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, जहाँ पे सालों साल बर्फ़ जमी रहती है, ये वहाँ भी पाए जाते हैं। और ऐसी जगह भी पाए जाते हैं जहाँ पर हर साल बहुत गर्मी पड़ती है, ये वहाँ भी पाए जाते हैं। ये डेजर्ट में भी पाए जाते हैं और मार्शी लैंड्स यानी दलदल वाली जगह पे ही पाए जाते हैं, यानी ये हर जगह पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। तो ये सिर्फ एनिमल्स की बॉडीज में ही नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ह्यूमन्स बॉडी में भी पाए जाते हैं। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। अच्छा, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे जो है ग्रो करते हैं। जैसे वायरस आपका है, तो वायरस को ग्रो करने के लिए कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए जो उस ऑर्गेनिजम्स के सेल में जा कर के खुद को मल्टीप्लाई करता रहता है, यानी ग्रो करता है, ठीक है। लेकिन अगर वायरस को कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म ना मिले, कोई लिविंग बॉडी ना मिले, तो वो 72 आवर में डेड हो जाता है, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपका अमीबा है। तो अमीबा क्या है? ये बिल्कुल फ्रीली एग्जिस्ट करता है, इसको किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, इसको किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्रीली रहता है। और फ्रीली क्या था, ये अपने आप को मल्टीप्लाई भी करता रहता है, ठीक है। 2.3 देखें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे करते हैं? सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल एंड मैनी वेज whereas some others are harmful and cause diseases। अच्छा, इनमें बहुत से जो हैं हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, बेनिफिशियल हैं, और इसमें कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं, जो बीमारियां पैदा करते हैं, जो हमें बीमार कर देते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, देखिए, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जैसे कर्ड बनाने वाला जो बैक्टीरिया है, जो आपका लैक्टोबैसिलस है, और ब्रेड और केक बनाने में जो जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूज़ होता है, ईस्ट बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो कर्ड, ब्रेड, केक आप देखेंगे तो उसमें आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जिनकी हेल्प से ही ये कर्ड, ब्रेड और ईस्ट और केक तैयार होता है, राइट।
और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल है हमारे लिए, जैसे आपका वायरस ही हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो डिजीज़ पैदा करते हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ये सारे हमारे लिए क्या है, हार्मफुल भी है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं। तो याद रखिए, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। फ्रेंडली जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये बहुत से पर्पज़ में यूज़ होते हैं। इनका यूज़ जो है कर्ड बनाने के लिए होता है, यानी मिल्क से कर्ड जो कन्वर्ट करता है वो एक बैक्टीरिया होता है जिसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, जो कर्ड बनाता है यानी दही बनाता है। और ब्रेड बनाने में भी यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, और केक बनाने में भी यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो ब्रेड और केक बनाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यीस्ट, जो हमारे ब्रेड और केक में पाए जाते हैं। और दही में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है वो क्या है, लैक्टोबैसिलस। क्लियर? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। पुराने समय से, एंशियंट टाइम से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जा रहा है अल्कोहल बनाने में भी। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी बैक्टीरिया जो है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द ऑर्गेनिक वेस्ट, vegetable peels, remains of animals, feces are broken down into harmless and usable substances by bacteria। यानी ये बैक्टीरिया जो है, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, जैसे आपका वेजिटेबल पील्स है, और सड़े गले वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, और मरे हुए जानवरों की मरे हुए डेड बॉडीज़ है, पेड़ पौधे के जो है लकड़ियाँ हैं, पत्ते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, फेसेस है। इनको ये बैक्टीरिया क्या करता है, धीरे धीरे डिकम्पोज करता है, यानी इनको धीरे धीरे सड़ाता है, गलाता है, और इसे धीरे धीरे इन्वायरमेंट से साफ़ करता रहता है, यानी उसको सॉइल में मिलाता रहता है, खाता रहता है, ख़त्म करता रहता है। इस तरह से बैक्टीरिया जो है, इस तरह के जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, इसमें आपका वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेड बॉडीज़, इस तरह के जितने भी हैं, इनको ये बैक्टीरिया क्या करता है, इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता रहता है, यानी तोड़ता रहता है, और इन्हें यूजेबल सब्सटेंसेस में जो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यानी इन्हें क्या करता है कि सॉइल में मिक्स कर देता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो बैक्टीरिया का ये काम है कि जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट हैं उनको धीरे धीरे वो डिकम्पोज करता है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है क्लीन हो जाता है। अब आप एक बार सोचें इस बात को कि अगर इस तरह के बैक्टीरियाज नहीं होते तो जितनी भी चीज़ें सड़ी गली हैं तो क्या वो डिकम्पोज हो पाती, वो सॉइल में मिल पाती, या फिर वो धीरे धीरे ख़त्म हो पाती इन्वायरमेंट से? तो आंसर है कि नहीं हो सकता ऐसा, नहीं हो पाता ऐसा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता, हमारा रहना कितना मुश्किल होता, हमारा चलना फिरना, घर से निकलना बहुत मतलब इम्पॉसिबल सा हो जाता, लाइफ बहुत डिस्टर्बेंस वाली हो जाती, बहुत प्रॉब्लम होती हमें। कोई भी चीज़ डिकम्पोज अगर नहीं हो रहा था, वो सड़ रही होती, उसमें से गंदी स्मेल आ रही होती, तो नेचर ने कुछ बैक्टीरिया ऐसे बनाए, एक तरह से वो नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये एक तरह से नेचर का गिफ्ट है हमें, कि जो हमारे द्वारा फैलाए गए गंदगियों को भी साफ़ करते हैं। ठीक है, रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। आप याद कीजिए कि बैक्टीरिया का यूज़ मेडिसिन्स बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, यानी बैक्टीरिया, जैसे कि इस टॉपिक का जो इस चैप्टर की टॉपिक ही है कि एनिमी एंड फॉय, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज एनिमी और फॉ, यानी दोस्त और दुश्मन दोनों ही हमारे ही हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोस्त इस तरह से हैं कि वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं, हमारे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा रहे हैं। और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हमारे बॉडी में भी जो होते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया से लड़ते हैं, फाइट करते हैं, जो हमें बाहर के दूसरे इन्फेक्शन से, डिजीज़ से बचाते भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे हार्मफुल
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। अच्छा, एग्रीकल्चर यानी खेती में कुछ बैक्टीरिया जैसे होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्स करके। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है जिसको हम राइजोबियम बोलते हैं, जो आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो राइजोबियम जो होता है ये सॉइल के अंदर होता है। क्योंकि हमारा प्लांट जो है नेचर से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पाता है, नाइट्रोजन 78% है, फिर भी हमारा प्लांट जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पाता इन्वायरमेंट से, लेकिन उसे नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है फूड के लिए। तो राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है जो सॉइल में पाया जाता है वो नेचर से डायरेक्टली नाइट्रोजन को लेता है और फिर उससे वो क्या करता है सॉइल में ही छोड़ देता है, और प्लांट की जो रूट है वो उसे डिज़ोल्व फॉर्म में यूज़ कर लेती है एज ए फूड। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि बैक्टीरिया यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिसे हम राइजोबियम बोलते हैं वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए कितना यूज़फुल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, यानी दही और ब्रेड का बनना। यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि किस तरह से मिल्क जो है कर्ड में चेंज हो जाता है, यानी दही में चेंज होता है बैक्टीरिया के एक्शन से। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑफ दीज द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अच्छा, दही में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया होता है वही कर्ड के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। यानी कर्ड का जो फॉर्मेशन है वो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया ही करता है। आप देखते होंगे कि अगर आप मिल्क ले लें, मिल्क में ज़रा सा जो कर्ड का कुछ होता है कंपोनेंट उसे डाल के जो दही बनाते हैं वो थोड़ा सा भी डाल देगा रात में तो सुबह तक आप देखेंगे कि आपका वो जो मिल्क है पूरा कर्ड में चेंज हो गया, यानी बिल्कुल जो है आपका गाढ़ा सा बन जाता है बिल्कुल, है ना। तो ये क्या होता है, ये लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उस वही कहते हैं कर्ड फॉर्मेशन करता है, ठीक। अगर माइक्रोस्कोप से अगर आप कर्ड को देख लें तो जहाँ तक उम्मीद है कि आप कर्ड खाएंगे ही नहीं, इतने सारे उसमें बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। क्लियर हो गया ये कि कर्ड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें बैसिलस नाम का बैक्टीरिया यानी लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया वो कर्ड फॉर्मेशन में हेल्पफुल है और वही कर्ड फॉर्मेशन करता है। इट मल्टीपल्स इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। ये लैक्टोबैसिलस जो है ये मिल्क में मल्टीपल्स होते रहते हैं। जिस तरह से वायरस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल में जा कर के खुद को मल्टीपल करता रहता है, जिस तरह से अमीबा खुद को मल्टीपल करता रहता है, उसी तरह से ये लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया जब मिल्क में जाता है तो ये खुद को मल्टीपल करता रहता है, यानी बढ़ाता रहता है, ग्रो करता रहता है इतनी तेज़ी से। यही वजह है कि आप देखेंगे कि कर्ड बहुत तेज़ी से बनता है। दूध में आप थोड़ा सा भी कर्ड का कंपोनेंट अगर डाल दें आप तो आप देखेंगे सुबह तक वो कर्ड में चेंज हो जाता है। तो ये कैसे होता है, लैक्टोबैसिलस से। लैक्टोबैसिलस खुद को मल्टीपल करता है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मनी अदर फूड आइटम्स। बैक्टीरिया जो है चीज़ यानी पनीर, पिकल्स यानी अचार और बहुत से फूड आइटम्स के बनने में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वो उनकी इन्वॉल्वमेंट से ही बनता है वो। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा यानी इसको सूजी बोलते हैं, इडलीस एंड भटूरास इन इज कर्ड। जो एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है रावा यानी सूजी का, सूजी इडली का और भटूरा का, वो कर्ड ही है। सूजी क्या होता है, वीट को ग्राइंड कर लिया जाता है बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल में सैंड की तरह, उसे ही हम बोलते हैं सूजी, ठीक है। तो सूजी इडली और भटूरा के साथ भी लोग कर्ड यूज़ करते हैं। कैन यू गेस वाई? आप गेस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों? देखिए, कर्ड जो होता है ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, ठीक है। ये बहुत अच्छा फूड माना गया है।
तो इसीलिए इडली भटूरा ये सब खाने के बाद हम जो कर्ड खाते हैं तो डाइजेशन भी अच्छा होता है और भी इसके दूसरे बेनिफिट्स होंगे। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। देखिए बैक्टीरिया और ईस्ट भी जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसको हम खमीर बोलते हैं। ठीक है, ईस्ट, इसका काम क्या होता है, आपने देखा होगा बेकरी में ईस्ट का यूज़ होता है। ईस्ट को गेहूं के आटे में जब मिला देते हैं या फिर चावल के आटे में जब हम मिलाते हैं तो उसके फर्मेंटेशन से इसका जो फर्मेंटेशन होता है यानी खमीर बनता है। यानी आप देखेंगे अगर आटे को अगर आप ऐसे ही रख दे, छोड़ दे 24 घंटा या उससे ज़्यादा 30-40 घंटे वैसे ही छोड़ दे तो आप गेहूँ का आटा देखेंगे थोड़ा सा फूल जाता है। तो वो क्यों फूल जाता है? वो ईस्ट की वजह से फूलता है। उसमें ईस्ट नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा आ जाते हैं जिससे आटे में जो खट्टापन भी आ जाता है। तो इसे ही हम बोलते हैं फर्मेंटेशन यानी खमीर। एंड डोसा बैटर, तो बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। ठीक है, तो डोसा को आप जो घोल देखे होंगे आप डोसा बनाते हुए, वो पेस्ट की तरह घोल होता है जो तवे पे डाल करके डोसा बनाते हैं। तो डोसा का बैटर बनाने के लिए और राइस का फर्मेंटेशन करने के लिए यानी राइस का खमीर बनाने के लिए ये आपका बैक्टीरिया एंड ईस्ट ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इस पिक्चर में आप देखें ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो आपके कर्ड यानी दही में पाया जाता है, और ये आपका ईस्ट है जो आपके बेकरी प्रोडक्ट्स में जैसे केक है, पेस्ट्री है, ब्रेड है, उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, तो इसी ईस्ट से फर्मेंटेशन होता है यानी खमीर बनाया जाता है और ये फर्मेंटेशन करने के काम आता है। ये जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख रहा है ईस्ट, ये आपके गूंदे हुए आटे को, मैदे को और राइस के घोल को फर्मेंटेशन करने के काम आता है यानी उनका खमीर बनाने के काम आता है जिससे आपका इडली डोसा बनता है। और ये आपका लैक्टोबैसिलस, ये एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस जो आपके कर्ड के फॉर्मेशन में हेल्पफुल है यानी यही कर्ड फॉर्मेशन करता है। क्लियर? अब देखिए एक्टिविटी 2.3, टेक हाफ kg फ्लोर, आटा और मैदा, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर। एक्टिविटी 2.3 क्या कह रहा है कि आप हाफ kg आटा ले लीजिए, चाहे वो फ्लोर गेहूं का आटा हो या मैदे का आटा हो। ऐड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर, उसमें कुछ शुगर मिक्स कीजिए और हल्का गर्म पानी डाल दीजिए। ठीक है, ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो, उसमें थोड़ा सा एक पिंच यानी एक चुटकी ज़रा सा ईस्ट पाउडर डाल दें आप। ईस्ट पाउडर आपका मार्केट में मिलता है, तो ईस्ट पाउडर उसमें थोड़ा सा डाल देंगे और फिर उसे नीड करेंगे यानी उससे गूंदेंगे। गूंदने के बाद उससे सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट डो बना देंगे। देखिए डो क्या होता है, जैसे रोटी बनाते टाइम जो बड़े बड़े बॉल टाइप का बनाते हैं ना, गोल गोल चपटा टाइप का, आपने देखा होगा घरों में भी, उसे ही डो बोलते हैं यानी लोई जिसको बोलते हैं। तो इतना आपको कर लेना है। अब इतना करने के बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, अब 2 घंटे इसको वैसे ही छोड़ देना है। अब 2 घंटे के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या देखा? डिड यू फाइंड द डो राइजिंग, क्या आपने देखा कि वो जो आपने जो गूंद करके रखा था आटा, थोड़ा सा उसमें ईस्ट मिलाकर शुगर और वार्म वाटर, तो 2 घंटे के बाद आपने देखा क्या ये डो ऊपर की ओर उठ गया? आपको ऐसे ऊपर उठा हुआ दिखाई दिया? ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन। तो ईस्ट नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत तेज़ी से इसमें रिप्रोड्यूस होता है, ग्रो होता है यानी पनपने लगता है। और जब वो इसमें पनपने लगता है बहुत तेज़ी से, तो ईस्ट चूँकि एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो ये क्या करता है, रिस्पायरेशन यानी सांस लेता है। जब सांस लेता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है, छोड़ता है। ठीक है, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड को जब ये रिलीज़ करता है तो चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड तो एक गैस ही है, तो ये गैस जब ऊपर उठता है तो साथ में ये आपका जो गूंधा हुआ आटा है ये भी ऊपर उठने लगता है, यानी ये डो जो बनाया था आपने ये भी ऊपर उठने लगता है। ठीक है, बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, तो गैस के जो बबल इसके अंदर होते हैं यानी ईस्ट के रिस्पायरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है
उसकी वजह से ये बबल्स, गैस के बबल्स इसको ऊपर उठा देते हैं, जिससे क्या होता है, इस डो का जो है वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्लियर? दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। देखिए, बेकिंग इंडस्ट्रीज जहाँ पर आपका ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं, तो उन इंडस्ट्री का ये समझ लीजिए कि बेस है क्या? ईस्ट। ईस्ट ही उस इंडस्ट्री का बेस होता है। अगर ईस्ट ना हो तो आपका ब्रेड नहीं बन सकता, पेस्ट्रीज नहीं बन सकती, केक्स नहीं बन सकता। तो ईस्ट की वजह से ही आपके ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक्स आप देखेंगे बहुत सॉफ्ट होते हैं, आप आसानी से उसे काट लेते हैं। आजकल तो प्लास्टिक की नाइफ आ रही है, उससे भी काट लेते हैं आप। तो ये ईस्ट की वजह से ही इतना सॉफ्ट होता है। ठीक है? ईस्ट जो है ये बबल कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है रेस्पायरेशन के ड्यूरिंग ड्यूरिंग रेस्पायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये गूंदा हुआ मैदा या फिर चावल जो भी, ये ऊपर की ओर उठने लगता है बबल के फॉर्म में, जिससे ये बिल्कुल इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और ये बिल्कुल सॉफ्ट फॉर्म में हो जाता है।